नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज लेके आया हूँ आपका एक सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर जिसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीओई बोलते हैं, जो जीएनसीटी दिल्ली ने जारी किया है। और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सीबीएसई का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है उस पर बेस्ड है। तो प्री बोर्ड से पहले और बोर्ड से पहले इस पेपर को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एक पैटर्न का पता लग जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस प्रकार से आएगा। तो चलिए, आज हम इस पूरे पेपर को वन बाय वन समझेंगे और पूरे पेपर को मैं आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा कि इस टाइप क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है cot 45 sin 30 और cos 60 की वैल्यू। cot 45 sin 30 और cos 60 की वैल्यू। तो बच्चों, इसमें करना क्या है, सिंपल आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे cot 45, अगर आपने 8.2 एक्सरसाइज कर रखा होगा तो आपको cot 45 की वैल्यू पता होगा 1 होता है। ऐसे ही sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। ऊपर 1 है, 1/2 आप ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 हाफ है, 1/2 हाफ है। अब दोनों को एलसीएम लेके ऐड करोगे तो भी 1 आएगा। बट आप कॉमन सेंस लगाइए, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, और हाफ 1 हो जाता है। तो 1/1 इक्वल टू 1। तो 1 जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस पे आप टिक करोगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि सिमिलर है पीक्यूआर के। ये आपके एक्सरसाइज 6.4 में से लिया गया है। एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है। मान लीजिए मैं यहां पर दो ट्रायंगल आपके लिए बना देता हूं। एक मेरे पास एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास पीक्यूआर है। ये दोनों सिमिलर आपको गिवन है कि दोनों सिमिलर है। बीसी और क्यूआर का रेशियो 1/3 है। बीसी ये 1 है और क्यूआर जो है वो आपका 3 है। ये आपको वैल्यू गिवन है, ये 1 है और ये 3 है। तो इनके एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बच्चों, अगर आपने एक्सरसाइज 6.4 का रखा है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। एरिया एबीसी और एरिया पीक्यूआर का फॉर्मूला होता है इनके साइड का स्क्वायर। इट मीन्स बीसी का स्क्वायर पहले आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा क्यूआर का स्क्वायर, जो कि ये लाइन है। एक आएगा बीसी का स्क्वायर, एक आएगा क्यूआर का स्क्वायर। तो क्यूआर का स्क्वायर, बीसी क्या है, बीसी की वैल्यू 1 दे रखी है, बीसी 1 है, तो आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। और क्यूआर आपके पास 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। तो 1:9, 1/9 जो है वो आपका आंसर होगा। तो ये डी ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक है बच्चों, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एबीसी और पी क्यूआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीसी स्क्वायर क्यूआर स्क्वायर। बीसी की वैल्यू 1 गिवन है, क्यूआर की वैल्यू 3 गिवन था। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। इन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें, अगर हम प्राइम नंबर का एलसीएम निकालें तो क्या आएगा। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि प्राइम नंबर का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। इट मीन पी क्यू इसका आंसर आएगा, जो कि D है। बट ये क्यों है, आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं। बच्चों, दो प्राइम नंबर लेते हैं 2 और 3, और अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो 2 1 जा 2, 3 की जगह 3, एलसीएम हम सबको आता है 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, अल्टीमेटली आप इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करो। 2 3 जा 6, 6 ही तो आया। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पे P है और ये मेरे पे Q है, तो एलसीएम क्या आएगा, P की Q से मल्टीप्लाई होगा, तो PQ। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, या एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो कि जब दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकलता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो PQ जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो ये तो इरेशनल नहीं है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है, ये भी टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल है। ये देखिए 271 271 271 रिपीट हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 0.271 बार, और जहां बार लग जाता है उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। बट बच्चों ये इरेशनल है, देखिए क्योंकि आपके पास 0 एक बार है, फिर 2 बार है, फिर ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, बढ़ता चला जाए, और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, 271 271 271 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो इसलिए इसको हम रैशनल में काउंट करते हैं। केवल ये वाला पार्ट जो है वो इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, अशांत है और अपूर्णावृत्ति है, लगातार जीरो की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वन की संख्या बढ़ती चला जा रही है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिर्फ आपको याद नहीं करना, समझने का भी प्रयास करना है। अगले पेज पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स। रिया और काजल सहेली है। मान लीजिए ये रिया है और ये काजल है। किसी गैर लीप वर्ष में दोनों का जन्मदिन एक ही दिन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। एक बात बताइए, अगर दोनों का बर्थडे सेम है तो एक ही दिन तो बर्थडे मनाएंगे, उसी दिन रिया का बर्थडे होगा, उसी दिन काजल का बर्थडे होगा। तो अगर दोनों एक ही दिन, अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन है तो बर्थडे एक ही दिन तो मनेगा ना दोनों के घर में। 365 में से 365 में से एक ही दिन तो बर्थडे मनाएंगे ना दोनों, तो 1 में 365 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? दोनों एक ही दिन बर्थडे मनाएंगे, दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाया जाएगा, तो 365 में से वो एक ही दिन बर्थडे मना रहे हैं, इसलिए सी पार्ट आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसके तीनों साइड इक्वल है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड इसके इक्वल होंगे, और भुजा 8 है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसके शीर्षलंब की ऊंचाई, शीर्षलंब होता है परपेंडिकुलर, इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, आपको एल्टीट्यूड की लेंथ पूछा जा रहा है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल जिसके तीनों साइड इक्वल हैं, और साइड आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए मैं आपको यहां समझाता हूं। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू पूछ रहा है। तो एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, तो जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई एल्टीट्यूड खींचते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, दोनों हिस्सा बराबर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देखिए यहाँ आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप खुद भी कर सकते हो। पाइथागोरस आप सबको आता है। इसमें हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मैं परपेंडिकुलर फाइंड करूंगा। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस 8 है, 8 का स्क्वायर 64, बेस आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, आप माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 32 8 48 सॉरी 48 आ जाएगा। 48 के फैक्टर कर लोगे तो 4√3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर आ गया 4√3, तो चेक कीजिए ऑप्शन 4√3, देखिए बी ऑप्शन है, तो बी हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ आ गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए दोबारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास, पहले आराम से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। आपके पास एक द्विघात बहुपद है, जो कि इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद है। इनके शून्यकों का योग -1 है, तो k का मान निकालना है। इफ द सम ऑफ द जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनका सम ऑफ जीरोस जो है वो -1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है k की वैल्यू बताओ। एक बात बताइए, पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले उसे लिख लीजिए। 3x² माइनस का kx प्लस 6, 3x² माइनस का kx और प्लस 6, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x² माइनस का kx प्लस 6, 3x² माइनस kx प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -1 दिया हुआ है, शून्यकों का योग -1 है। सम ऑफ जीरो जो है वो -1 है। बच्चों सम ऑफ जीरो को हम लोग डिनोट करते थे अल्फा प्लस बीटा से, जो कि -1 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो -b अपॉन में a, -1 की जगह -1, माइनस हटा दो, b क्या है? तो b देखिए -k है, ये है आपके पास b -k, तो b की जगह -k, a क्या है? a आपके पास 3 है, तो a की जगह 3, 1 की जगह 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -k की 1 से करोगे -k, 3 1 जा 3, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू -3,
तो k की वैल्यू आपके पास -3 आ गया, तो -3 पे आप आंसर टिक कर सकते हो आराम से। -3 देखिए ये रहा, तो -3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके सॉल्यूशन का, देख लीजिए कैसे करा। सम ऑफ जीरोज -1 है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, -1 की जगह -1, माइनस कैंसिल कर दो, b आपके पास था -k और a आपके पास 3 था, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -k की 1 से -k, 3 1 जा 3, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो k की वैल्यू -3 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो कॉट ए क्या होगा। देखिए इसको फाइंड करने के कई मेथड है, बट मैं आपको चाहता हूं बेस्ट मेथड सिखाने के लिए, बहुत आसान मेथड सिखाने के लिए। साइन 1/2 कितने में होता है, क्या आपको याद है टेबल 8.2 में? बच्चों साइन 1/2 जो होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो साइन ए 1/2 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब ए की वैल्यू आपने 30 निकाल दिया। अब आपसे कॉट ए पूछा जा रहा है, कॉट ए मतलब 30, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। आप 8.2 में जाके चेक कर लो, एक्सरसाइज 8.2 में जाकर चेक कर लोगे, आपको पता लग जाएगा। कॉट 30 की वैल्यू √3, 30 कैसे है दोबारा बताऊं, साइन ए 1/2 है तो 1/2 कितने पे होती है, तो साइन 30 पे होती है, तो ए की वैल्यू 30 आ गया। अब आपको कॉट ए पूछा जा रहा है तो कॉट 30 ए की जगह 30 लिख दोगे, तो कॉट 30 की वैल्यू √3, तो √3 ए है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, बहुपद fx के शून्यक उस बिंदु के निर्देशांक है जहां y fx ग्राफ काटता है, y fx ग्राफ काटता है। इस टाइप का आपने 2.1 जरूर करा होगा। द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज जो है आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां ग्राफ किसको काटता है। तो याद कीजिए ग्राफ काटता है एक्स एक्सिस को, याद कीजिए एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 याद आ रहा होगा आपको। अगर ये 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 लिखते थे, याद आ गया आपको। एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ काटता था हम उसके आंसर लिखते थे। एक्सरसाइज 2.1 में मान लीजिए आपका ग्राफ ये हुआ करता था तो आप लिखते थे नंबर ऑफ जीरोज 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है। तो वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, तो वो इंटरसेक्ट करता था एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता था, तो ए जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि एक्स एक्स कंसीडर होता है जब हम जीरोज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया मैं, कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, आपको ए की वैल्यू निकालना है। जो 3 और ए है वो इस समीकरण पर स्थित है या इस समीकरण का हल है, आप जो मर्जी बोल लो। फॉर द वैल्यू ऑफ ए आपको ए निकालना है, 3a जो है वो इस इक्वेशन पर लाइज करता है, यानी इस इक्वेशन का एक तरह से सोल्यूशन है। इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 5। मैं लिख लेता हूं यहां पर, मैं लिख लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 5, ये रहा क्वेश्चन। देखिए 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने लिख लिया यहां पर 2x - 3y = 5, ये रहा, ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन। नाउ अब क्वेश्चन लिखने के बाद ये पॉइंट क्या है, 3 और a है, पॉइंट जो है वो 3 और a है। ये 3 और a क्या है, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये आप 9th क्लास में भी सॉल्व करते थे, याद कीजिए। ये पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है। ये जो 3 है ये x की वैल्यू है और a जो है वो y की वैल्यू है, तो 2 की जगह 2, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 की 1 है, 3 की जगह 3, y की वैल्यू a की 1 है, 5 की जगह 5 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3a की जगह 3a, 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, 3a की जगह 3a, 5 की जगह 5, ये जो प्लस का 6 है ये -6 हो जाएगा, माइनस का 3a, 5 में से 6 हटाओ -1, माइनस माइनस हटा सकते हो आप, a = 1 और 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू आपने निकाल दिया 1/3। देखिए कैसे करा, 2 की जगह 2, x आपका 3 है, माइनस 3 3 बाई a है, 2 3 जा 6, प्लस का माइनस हो गया, 5 में से 6 घटाओगे -1, माइनस माइनस हटा दो, 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/3 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 1/3 देखिए ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, जिसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो। यदि पी ए किसी घटना की प्रायिकता है, कह रहा है पी ए जो है वो प्रायिकता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी, पी ए जो है प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको जब चैप्टर कराया था मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल लिखवाए थे बच्चों, आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है।
प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 पे शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये रूल भी मैंने आपको लिखवाया था, आप जाके वीडियो चेक कर लो। 15.1 की स्टार्टिंग में रूल बताए थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 0 से लेकर 1 तक मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, जिसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है। तो सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सी पे आप टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यदि बहुपद, ये आपके पास बहुपद है, इनके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। याद कीजिए बच्चों, जब मैंने आपको अल्फा बीटा के रूल बताया था तब व्युत्क्रम का रूल बताया था, आपको याद होगा, कुछ बच्चों को याद आ जाएगा। तो m का मान बताइए। इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो जो है किसी पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल टू द अदर, अगर दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो इसका मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना अल्फा बीटा वाला। मैंने आपसे पहले कहा था पेपर में यही सब आता है अल्फा बीटा। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, 5x² प्लस का 13x माइनस का m। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरे पास? इक्वेशन मेरे पास है बच्चों 5x² 5x² प्लस का 13x माइनस का m। ये था इक्वेशन, ठीक है। ये रहा इक्वेशन 5x² प्लस 13x माइनस m। अब जीरोज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो मैंने आपसे कहा था जब इसके जीरोज रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो, जब इसके जीरोज रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो, इसके जीरोज रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो, तो इस केस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है अल्फा और 1/अल्फा। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर, जिसका फॉर्मूला होता है C/A, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है रेसिप्रोकल टू ईच अदर में। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप जाके मेरा वीडियो चेक करना, जो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसका वीडियो चेक करना आप। मैंने अल्फा बीटा के सारे फॉर्मूला आपको एक साथ लिखवाए थे, उसमें ये भी फॉर्मूला लिखवाया था कि रेसिप्रोकल आया तो ये फॉर्मूला लगा देना। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 बचा। सी क्या है? सी आपके पास ये है माइनस का m, और ए क्या है? तो 5। आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस m की 1 से करोगे माइनस m, और 5 बन जा आपका 5 बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस, और ये माइनस, तो m की वैल्यू आपके पास -5 आ गया। समझ में आ गया बेटा? अल्फा से अल्फा कट गया 1, c माइनस m है, a आपके पास 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस m की 1 से माइनस m, 5 बन जा 5, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और ये माइनस, तो m की वैल्यू -5 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास -5 आया। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, -5 एज इट इज, सही बात है। आगे बढ़ जाए। आगे आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसादी होगा, यानी अशांत होगा? इसे अशांत कहते हैं। अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है अशांत आवर्ती। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग, कह रहा है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब आप 512 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा 9 बार, जो कि टर्मिनेटिंग है। जब आप 3 1 2 5 के फैक्टर करोगे तो 5 आएगा 5 बार, ये भी टर्मिनेटिंग है। जब आप 400 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा 4 बार और 5 आएगा 2 बार, ये भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब आप 45 के फैक्टर करोगे तो 3 आएगा 2 बार और 5, तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्योंकि आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के रूल पढ़े होंगे कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्सरसाइज 1.4 में से लिया गया है, आप जाके चेक कर लेना, नॉन टर्मिनेटिंग के रूल आपको सिखाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा AB और AC जो है उस पर D और E है, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। पहले मैं छोटा सा डायग्राम यहां बना देता हूं आपके लिए, बाद में मैं आपको दोबारा करा दूंगा। ABC ये एक ट्रायंगल है। अब AB और AC पर D और E है। वो कह रहे हैं कि यहां पर D है और यहां पर E है, ठीक है, ये लाइन है। AD 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है। BD 3 है तो BD 3 सेंटीमीटर। EC आपका 1.5 है, EC ये है तो ये 1.5 है। और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो AE पूछा जा रहा है। AE की लंबाई जिसे हम x मान लेंगे। तो अगर आपने 6.2 करा होगा तो 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 यही तो है, सेम क्वेश्चन। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन था। आपके पास एक ABC है, ये D और ये E है। सबकी वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, 2 3। वैल्यू आपके पास क्या है, 2 3 और x जो आपको फाइंड करना है और 1.5। तो ये 2 है, ये 3 है, ये आपको फाइंड करना है और ये 1.5 आपको गिवन है।
तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बीपीटी बात बताई थी, बीपीटी थ्योरम 6.2 में, कि इसके अपॉन में ये आता है और इसके अपॉन में ये आता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2/3, 2/3 और x अपॉन में 1.5, सिंपल। 2/3 और x अपॉन 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 के x से करूंगा 3x, 15 की 2 से करोगे 30, एक के बाद पॉइंट, 3 से 3 कट गया, x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गया 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए। आपने 3 की x से करना 3x, 1.5 की 2 से करोगे 30, एक के बाद पॉइंट, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपने 1 फाइंड कर लिया, जो कि एक लाइन में आ गया। तो x की वैल्यू 1 देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी पे आप टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको फिर भी करा देता हूं। एक्चुअल में ये 8.3 का क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको सिखा देता हूं, सीख लेना चाहिए बच्चों को। ये सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ, आप चाहो तो करो, मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कर लो, मैं आपको सिखा देता हूं। क्वेश्चन है तो करके जाओ। tan और cot, जब ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो हमें किसी एक को कन्वर्ट करना होता है, इसे कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं। या तो tan को कन्वर्ट कर लो या cot को कन्वर्ट कर लो। तो ये आपने नहीं सीखा होगा इस साल, क्योंकि सिलेबस से डिलीटेड है, 8.3 है, बट सीख लीजिए, कोई बात नहीं। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझा पाऊँ बड़े आसानी से। सबसे पहले बच्चों मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, tan 2a, मैं यही लिख लेता हूँ आपके पास सामने बिल्कुल, tan 2a इक्वल टू cot a minus 12, cot a minus 12। अब ये कन्वर्जन फॉर्मूला होता है। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है ये सीख लीजिए। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है कि इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना होता है, या तो tan को कन्वर्ट कर लो या cot को कन्वर्ट कर लो। tan कन्वर्ट होता है cot में, और 2a की जगह आता है 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2a। ये जैसा है वैसा, क्योंकि कोई एक ही कन्वर्ट हो सकता है। cot से cot आप कैंसिल कर दोगे, एक्चुअल में कैंसिल नहीं होते, बट MCQ है तो आप कैंसिल कर सकते हो। 90 माइनस 2a एज इट इज, a माइनस 12 आपका एज इट इज। अब a वाला एक तरफ कर लो, a की जगह a, माइनस का आपका प्लस का 2a हो जाएगा, 90 की जगह 90 रह जाएगा, माइनस का आपका प्लस 12 हो गया, 90 में 12 ऐड कर दो तो 102, 2a और a आपका 3 आ जाएगा, 3 से आप कैंसिल करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 34। a की वैल्यू 34 आपके सामने है। tan कन्वर्ट हो गया cot में, 90 माइनस 2a, cot से cot कैंसिल, a माइनस 2a और a माइनस 12, a की जगह a, माइनस का a प्लस हो गया और माइनस का a प्लस हो गया, प्लस कर दीजिए 102, 2a और a 3a, 3 से कैंसिल करोगे 34, तो 34 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो चेक कर लीजिए 34, ऑप्शन आपको दिख जाएगा बी, तो बी हम क्लिक कर देंगे। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आप जो इच्छुक बच्चे हैं वो कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। आपके पास y की जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये रेखा क्या दर्शाता है। y की वैल्यू 4 है तो ये रिप्रेजेंट करता है किस लाइन को। एक बात बताइए, ग्राफ आप सबको आता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। y की वैल्यू बच्चों 4 है, y 4 गिवन है, तो y तो 4 ये वाली है, तो ऐसी तो लाइन खींचोगे ना y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 जब आपने खींचा तो किसके पैरेलल आया, ये x एक्सिस के पैरेलल आया। y इक्वल टू 4 क्या आया, x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस होता है, x एक्सिस के पैरेलल आ रहा ना, y इक्वल टू 4 x के पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर आंसर आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये 1.2 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डिजिट बदल दी गई है बस, एचसीएफ आपको दिया गया है और एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था कि a इंटू बी इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, याद होगा आप सबको। 1.2 में a हमें दिया हुआ 81, b हमें दिया हुआ 54, एचसीएफ हमें दिया हुआ 27 और एलसीएम का अता पता नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, लड़ोगे थोड़ी इससे, छोड़ दो कोई बात नहीं। 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, 81 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 162 आपका आंसर आ जाएगा। तो 162 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 162। क्लियर है बेटा, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आपने 1.2 में जरूर पढ़ा होगा, आप जाके देख लेना, ये फॉर्मूला वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आपके पास 3 बिंदु है, बिंदु ए बी सी, इससे बनने वाले आयत का चतुर्थ निशान, आयत होता है ना रेक्टेंगल, ए बी सी डी,
तो आपसे कह रहा है ए है, बी है, सी है, डी निकालो। डी पॉइंट आपको निकालना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिस निकालो एक रेक्टेंगल का। 3 आपको दे दिया और चौथा आपसे पूछा जा रहा है। ए बी सी आपको गिवन है, डी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लिया गया आपका एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 से। आप जाके ट्राई कर लेना, वहां कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, मिड पॉइंट से होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको यहां समझा देता हूं, ठीक है। डायग्राम बना के समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए एक बार में। ये मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। अब सारे पॉइंट को लिख लीजिए। 5 3 2 3 5 3 ये पॉइंट है। फिर आपके पास 2 3 है। उसके बाद आपके पास 2 7 है। और ये नहीं पता तो आप इसे एक्स और वाई लिख सकते हैं कि एक्स और वाई है। तो जो किसी भी रेक्टेंगल में जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। ये आपने जरूर करा होगा 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 में जरूर करा होगा। आप जाके चेक कर लेना। 5 या क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा मैं, आप जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा। AC का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, इस पॉइंट से निकलता है मिड पॉइंट। तो 3 में 2 ऐड करोगे, 5 प्लस 2, x1 क्या है 5, x2 क्या है 2, तो 5 और 2 7 अपॉन में 2, ये आ गया पहला पॉइंट। और 3 में 7 ऐड करो तो 10 अपॉन में 2, ये आ गया दूसरा पॉइंट। ये हो गया AC का मिड पॉइंट। अब निकालेंगे BD का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो कि सेम होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। हमने फॉर्मूला लगा दिया। x आपने निकाल लिया था, x ये रहा 7 अपॉन में 2। x1 आपके पास 2 है। x2 आपको नहीं पता, x2 आपका x है अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 7 की जगह 7 प्लस का 2 माइनस 2 हो जाएगा। 7 में से 2 5, तो पहला पॉइंट आपका 5 आ गया। लीजिए पहला पॉइंट आपने 5 निकाल लिया। y पाइए, y क्या था? y था 10 अपॉन 2। y क्या था 10। आप क्या लोगे, क्यों नहीं कैंसिल करा? जानबूझ के, मुझे पता है यहाँ 2 है, कैंसिल हो जाएगा, क्यों टेंशन लो। 10 अपॉन में 2। y1 क्या है 3। y1 क्या है, y1 3 है। और y2 का था पता नहीं, y2 जो है y है अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। 10 की जगह 10 प्लस का 3 आपका -3 हो जाएगा। y की जगह y, तो 10 में से 3 माइनस करो 7, y आ गया। तो आ गया ना पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आ गया 5, दूसरा आ गया 7। तो 5 और 7 मेरा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन 5 और 7 कौन ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन है 5 और 7। लीजिए आपका आंसर आ गया 5 और 7। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 2 समीकरण है, पहला और दूसरा। इसके अनेक हल आपको याद होगा, केस नंबर 2 आपको बताया था। 2 इक्वेशन है, पहला और दूसरा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कब होता है? जब तीनों इक्वल होते हैं। याद है केस नंबर 2? तो ये वाला केस था कि A1/A2 P1/P2 C1/C2 तीनों इक्वल होना चाहिए। ये केस नंबर 2 याद होगा, ये मेनी सोल्यूशन का आंसर था। अगला देखिए, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है cosec थीटा माइनस sec थीटा, और ये कर लेना ठीक, इसको cosec कर लेना। ये cosec है बेटा, ये ठीक कर लेना। cosec स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो वैसे इसके कई मेथड है, आप अलग अलग देखोगे, अलग अलग टीचर अलग अलग बताएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा सबसे सिंपल बताने का। tan थीटा 1/√3 कब होता है? तो tan 30 पे होता है, आपको पता होगा शायद। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई। समझ में आ गया? tan थीटा 1/√3 कब होता है? तो tan 30 पे, तो थीटा 30 आ गया। अब यहां पे मैं 30 पुट करूंगा थीटा की जगह, यहां पर मैं 30 पुट करूंगा बेटा, यहां पर मैं 30 पुट करूंगा यहां पर, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। थीटा क्या है 30, थीटा आपने निकाला 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू आप निकालोगे तो 2, जाके टेबल में चेक कर लेना। ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू निकालोगे तो 2/√3 स्क्वायर अपॉन में कॉसेक 32 स्क्वायर, सेक 30 2/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर से रूट कट के आपका 3/1। नीचे आ जाइए, 2 का स्क्वायर 4/1 और 2 का स्क्वायर 4
स्क्वायर से रूट कट गया 3, बीच की लाइन खींच दीजिए, 3 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। उसके बाद 3 4 जा 12 माइनस 4 1 जा 4, ऐसे नीचे एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4 आ गया। 3 से 3 आप हटा सकते हो आराम से। 12 में से 4 माइनस करोगे 8 और 12 में 4 जोड़ोगे तो 16, तो कट गया 8 1 जा 8 2 जा, तो 1/2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देख लीजिए कैसे करा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या वीडियो को दोबारा देख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो इस तरीके से होगा इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो यहाँ पर ए सेक्शन आपका खत्म हुआ। आपने ध्यान से देखा होगा कि बच्चों पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन टेक्निकल आते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए चीजों का। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है, किसी बहुपद के शून्यकों का योग, एक तो शून्यकों का योग गिवन है और उनका गुणनफल है। शून्यकों का योग -2 है और शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो बहुपद पूछ रहा है। द सम ऑफ जीरोज, एक तो आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज जो है वो -2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो 3 है। तो पॉलिनोमियल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबने पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सबको याद होगा। ये था पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, -2 है। सम ऑफ जीरोज -2 है, तो सम ऑफ जीरोज -2 एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 है, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 की एक्स से करोगे 2x और 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चेक कीजिए बी ऑप्शन आपका एज इट इज मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, आपको याद होगा 1.4। मैंने आपको दशमलव निरूपण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत, याद होगा आपको। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.4 में हमने पढ़ा था। तो यही तो पूछ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है रैशनल नंबर का, तो टर्मिनेटिंग भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इट मीन सी जो है वो हमारा आंसर आएगा। शांत और अशांत दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि सी पे हम टिक कर देंगे। शांत भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, निम्न से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कहां होती है, 0 से लेकर 1 तक होता है, पता आपको। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है 0 1 के बीच में। ये भी हो सकता है क्योंकि 1 है। 18 को 23 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि जब आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे, जब 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1.304 1.4 कुछ आएगा, है ना, कुछ और आ जाएगा, तो 1 से ज्यादा हो गया ना बच्चों। ये 1 से ज्यादा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो डी हमारा करेक्ट है। डी वाला पॉसिबल नहीं है, 10/7 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता हूं मैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। मैंने 6 चैप्टर के जिस भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखा है ना, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है 6 चैप्टर में, बिल्कुल बेसिक समझ के जाइए। मेन है 6 चैप्टर का थ्योरम। अगर आपने थ्योरम समझा तो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे मैं आपको ये समझाने वाला हूं, 2 त्रिभुज है ABC और DEF, मैंने आपके लिए बना भी लिया। लो, एक आपके लिए ABC बना लिया और एक आपके लिए DEF बना लिया। बड़ा सिंपल है, 6 चैप्टर का क्वेश्चन तो मैं कहता हूं दुनिया में सबसे सिंपल है। 2 ट्राइंगल है ABC और DEF, AB अपॉन में DE, ये जो AB है इसके अपॉन में DE है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और BC अपॉन में FD, BC ये रहा, इसके अपॉन में है FD ये वाली लाइन। तो कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, ये सिमिलर कब होंगे। बच्चों सिमिलर होने के लिए इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है, तो सिमिलर होने के लिए यहां पर लगेगा साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड हमें गिवन है, तो बीच का एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। 2 साइड तो ऑलरेडी गिवन है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, तो 2 साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। 2 साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों साइड के बीच में कौन है, तो बी है।
इन दोनों साइड के बीच में कौन है? तो बी है। और इन दोनों साइड के बीच में कौन है? तो डी है। इन दोनों साइड के बीच में बी है, एंगल बी, और इन दोनों साइड के बीच में एंगल डी है, तो बी इक्वल होना चाहिए डी के। आई होप आपको समझ में आ गया। दो साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड के बीच वाला एंगल, तो दो साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड के बीच वाला एंगल, तो यहां से बी मिला, यहां से डी मिला, तो बी इक्वल होना चाहिए डी के, तो बी इक्वल होना चाहिए डी के। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरली दिया हुआ है, तो सी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं मैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 25। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ, प्रस्तुत हो जाओ। बच्चे बड़े इंतजार से आपका वेट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी आकृति संरेखीय बिंदु को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर शो कॉलिनियर पॉइंट? सर कॉलिनियर पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं। सर अगर आप 7.1 उठाओगे ना, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने कॉलिनियर पढ़ा होगा। कॉलिनियर कौन होता है? जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए, जब व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, दिस इज कॉल्ड कॉलिनियर। संरेखी वो होता है जब 3 पॉइंट एक सीधी लाइन पे आ जाए, उसे बोलते हैं कॉलिनियर। बट ये तो सीधा है नहीं, देखिए ये तो सीधा ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है, मिल गया आंसर, बिल्कुल सीधा आ रहा है। 3 पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है ना, तो ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको हो गई ये देखो सीधा नहीं है, ये रहा सीधा कहाँ है? ये देखो पहले यहां जा रहा है, फिर अफगानिस्तान भाग गया, पता नहीं कहां जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है, दैट इज वाई दिस सी इज द ऑप्शन। सी जो है वो कॉलिनियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ये मैं आपको बता सकता हूं आपके एनसीईआरटी बुक का है। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। आप जाके देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, आपको मिल जाएगा ये 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ हमारे पास। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एक मिनट, या चलो यहाँ पे आ जाएगा, मैं इतने में आंसर आ जाएगा मेरा, तो मेरे लिए इतनी जगह काफ़ी है। क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए आप। 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। 2 की जगह 2 रहेगा, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 की जगह 1 रहेगा, 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आराम से सॉल्व करना, 2 1 जा 2 अपॉन में √3, 1 की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट के आपका 3 आ जाएगा, अपॉन में 1 ले लीजिए, 2/√3 एज इट इज। एलसीएम लोगे 1 और 3, 1 और 3 का एलसीएम आपका 3 होता है, 3 1 जा 3 और प्लस 1 1 जा 1। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला सेम रहता है, 2/√3 सेम रहेगा। नीचे वाला आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल हो जाता है, ये जो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 आएगा ऊपर और 3 और 1 4 आ जाएगा नीचे, 2 2 जा 4 और √3 को 3 से काटोगे √3, तो क्या आया? √3/2। √3/2 ऑप्शन में नहीं है, उन्होंने √3/2 आपको ऑप्शन में नहीं दिया। देखिए यहाँ तो थीटा के वैल्यू में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3/2 sin 60 की तो वैल्यू होती है ना, √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, तो sin 60 तो है ना ऑप्शन में, तो ये रहा ऑप्शन, आप आंसर टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना मैं ये पेपर बहुत पहले खत्म कर चुका होता। मैं आपको बात समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये पेपर 15 से 20 मिनट में खत्म हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसान पेपर मिलने वाला है, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या का चयन किया गया। आपके पास 1 से लेकर 50 तक संख्या है, उनमें से एक संख्या चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो संख्या 3 और 4 दोनों का गुणज होगा। तो 3 और 4 दोनों का गुणज कौन होता है? 12 होता है, 24 होता है, 36 होता है, 48 होता है। ये तो था 3 और 4 का गुणज। 3 और 4 का गुणज मतलब 12 का गुणज। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। एक नंबर आपने सेलेक्ट किया 50 नेचुरल नंबर में से, प्रोबेबिलिटी बताओ जो मल्टीपल हो 3 हो और 4 हो, 3 का भी मल्टीपल हो 4 का भी मल्टीपल हो, तो 3 और 4 का मल्टीपल कौन होता है? 12। तो एक तो 12 ले लोगे आप, 24 ले लोगे, 36 ले लोगे और 48 लोगे, तो कितने नंबर हो गए? 4। 1 2 3 4, 4 नंबर लिया आपने 50 में से, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा और 25 ये आ जाएगा, तो 2 अपॉन में 25
ये रहा डी। कितना आसान है देख लीजिए, 2/25 आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, कितने में से, 50 में से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2/25, डी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या n, आपको कह रहा है n की वैल्यू बताओ, n की न्यूनतम मान क्या होना चाहिए ताकि 4 की पावर n जो है वो 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए 4 की पावर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 की पावर 2 मतलब 16, जो कि 8 से डिवाइड हो जाता है। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो 2 आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n, कह रहा है n की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि 4 की पावर n है ना वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से डिवाइड होने के लिए हमें n की वैल्यू कम से कम 2 तो रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 रखेंगे। अगर 4 की पावर 1 तो 4 8 से डिवाइड नहीं होगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आ तो गया n की वैल्यू 2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 आपको क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसे हटा देना। आप करना चाहो तो कर लेना, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूं कैसे होगा, कि इसका एक शून्यक जो है 3/2 है, तो x की जगह 3/2 पुट कर दीजिए। x की अपॉन 3/2 पुट करोगे तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, और जो p की वैल्यू आएगी वो यहां पे पुट करना है। ठीक है, दोबारा बताता हूं, x की वैल्यू यहां पर x की वैल्यू 3/2 पुट करना है, तो p की वैल्यू आ जाएगा। जो p की वैल्यू आएगा वो इसमें पुट कर देना है, दूसरे वाले में, तो यहां से आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है, मर्जी आप करना चाहो, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30 आपके पास देखिए क्या है, x और y के मान संबंध निकालना है। कह रहा है x और y में संबंध बताओ जबकि x और y दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये आपका क्वेश्चन लिया गया है 7.1, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 या 11 है, आप जाके देख लेना। आपके 7.1 का आखिरी क्वेश्चन है, वो 10 है 11 ये आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ इंग्लिश में, द रिलेशन बिटवीन x और y का रिलेशन मंगाओ ताकि जो xy है ये इक्वी डिस्टेंस है, किस किस से, -4 और -4 से, और -2 और 4 से। देखिए हिंदी मीडियम गलती है, यहाँ 4 -4 दिया हुआ है, जबकि -4 -4 है। इंग्लिश मीडियम सही दिया हुआ है, -4 -4। तो xy से इक्वी डिस्टेंस है कौन, -4 -4 और -2 और 4। तो चलिए मैं आपको एक पेज पे करा देता हूँ। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ बच्चों आपको सॉल्व कराने के लिए। आ जाइए, मैं एक नए पेज पे आ गया। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। आपके पास एक पॉइंट है xy, इस xy से इक्वल डिस्टेंस पर है दो पॉइंट, कौन कौन, -4 -4, -4 -4, और दूसरा -2 और 4, -2 और 4। अब आपने इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो इसमें से इसका डिस्टेंस, तो x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो +4 का स्क्वायर प्लस y में से माइनस करेंगे तो +4 का स्क्वायर इक्वल टू x में से माइनस करेंगे तो x माइनस, ये प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y -4, तो y -4 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 2ab करोगे तो 8x आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab करोगे तो 8y आ जाएगा। इक्वल टू में फॉर्मूला लगा दोगे a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 2ab करोगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 16 और माइनस का 2ab करोगे तो 8y। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, जो सेम नंबर उनको हटा सकते हो, वैसे काटते नहीं है बट MCQ है एग्जाम में तो कर सकते हो। x स्क्वायर सेम है, 16 सेम है, और कुछ सेम दिख रहा है, y स्क्वायर सेम है, बस अब कुछ सेम नहीं है। तो एक आपके पास 8x बच गया, एक आपके पास 16 बच गया, एक आपके पास 8y बच गया, ये तीन चीज आपके पास बच गया। प्लस का आपका -4, प्लस का आपका -4x, और माइनस का आपका +8y इक्वल टू 0। 8x में से 4x हटा दो तो 4x बचेगा, 8y में से 8y ऐड कर दो, 8y ऐड करोगे 16y आएगा, और 16 में से 4 माइनस करोगे तो 12 इक्वल टू 0। 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 से कैंसिल करोगे x बचेगा, 4 से कैंसिल करोगे 4 बचेगा, और 4 से कैंसिल करोगे 3 बचेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस आंसर का, देख लीजिए, x + 4y + 3 = 0। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ये रहा सी ऑप्शन,
एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y प्लस 3, एक्स प्लस 4y प्लस 3, एक्स प्लस 4y प्लस 3, एक्स प्लस 4y प्लस 3। तो सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुपद इसके शून्यकों का योग 3 है। अब देखिए हिंदी मीडियम में अलग दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम में अलग दिया हुआ है। मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यहां बोला रेसिप्रोकल टू ईच अदर और यहां बोला शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इंग्लिश में अलग पूछ रहा है, हिंदी में अलग पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे शून्यकों का योग मान के चल रहा हूं कि शून्यकों का योग 3 है। तो कौन सा ऑप्शन है? मैं यहाँ पर बच्चों ये नहीं मान के चल रहा, मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है। तो आप कोई भी एक सिचुएशन ही सॉल्व कर सकते हो ना। मैं सम ऑफ जीरोज लेके चल रहा हूँ कि सम ऑफ जीरोज जो है वो 3 है। तो सम ऑफ जीरोज अगर 3 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ आपके लिए। पहले मैं आपके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपके पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का 3। ये इक्वेशन है, ठीक है। ये रहा इक्वेशन। इसका सम ऑफ जीरोज 3 है, सम ऑफ जीरोज 3 है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको 3 गिवन है, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, जो कि इक्वल टू 3 के बराबर है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ जीरोज 3 है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है, 3 की जगह 3। नाउ माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, बी, बी क्या है? क्यू। बी क्या है? क्यू। बी क्या है हमारे पास? क्यू है। और ए क्या है? पी है। इक्वल टू 3 है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करो, माइनस क्यू की 1 से तो माइनस क्यू, 3 की पी से करोगे तो 3p, और माइनस क्यू की 1 से करोगे तो माइनस क्यू, 3p और माइनस का आपका प्लस इक्वल टू 0। तो ये आंसर आना चाहिए 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0। 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0। चेक कीजिए, 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये रहा डी ऑप्शन, एज इट इज मैच कर गया। तो 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0। देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, एक बार चेक कर लीजिए बच्चों। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए 3 है। माइनस की जगह माइनस, बी जो है वो क्यू है, ए जो है वो पी है, 3 की जगह 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस क्यू की 1 से तो माइनस क्यू, 3 की पी से 3p, माइनस का प्लस हो गया। तो ये आपका डी जो है वो पूरा एज इट इज मैच कर रहा है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 लेके आता हूं मैं। पर ये क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि ये जो 4 और 3 है ये कौन सी रेखा पर स्थित है? पॉइंट 4 और 3 कहां लाइज करेगा? तो 4 और 3 वहां लाइज करेगा जिसके इक्वल टू में ये आ जाए, इक्वल टू वाला आ जाए। इसमें से इक्वल टू वाला जहां आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक्स की वैल्यू 4 पुट कीजिए, 4 तिया 12, और वाई की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3 सत्ते 21। इन दोनों को जोड़ोगे 27 नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 4 सत्ते 28, और वाई की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3 2 जा 6। इनको प्लस करूंगा 47 नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू 4 गिवन है, एक्स की वैल्यू 4 गिवन है, 4 3 जा 12, और y की वैल्यू 3 गिवन है, 3 4 जा 12, 12 और 12 ऐड करके 24 आ रहा है, आ रहा है ये वाला। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? x की जगह रख दीजिए, y की जगह रख दीजिए, जिसके इक्वल टू वाला मैच कर जाए वो आंसर है। तो 32 जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया 33। वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में तो भरे पड़ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 7 tan phi इक्वल टू 4, इसे फाइव बोलते हैं, आप थीटा मान के चलो कि 7 tan थीटा की वैल्यू 4 है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। वैसे तो कई मेथड है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूं। सुनिए सिंपल मेथड क्या है कि आप सबको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मैथ क्या कहती है कि आप ऊपर नीचे किसी भी एक चीज से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो 7 की जगह 7। बच्चों जब साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाता है, तो ये 10 थीटा हो गया। -3, कॉस को कॉस से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, अपॉन में आ जाओ, 7 की जगह 7, साइन है, मैंने किससे डिवाइड किया है? कॉस से। तो साइन को जब कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 बन जाएगा, 10 थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका 3 बचेगा, इक्वल टू 7 tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 में से 3 माइनस करो 1, और 4 में 3 ऐड करो तो 7। कितना सिंपल है बताइए। 7 4 थीटा की वैल्यू क्या है? 4 है। 7 tan थीटा की वैल्यू 4 है, 7 tan थीटा 4 है, 7 tan थीटा 4 है। तो सर 7 tan थीटा तो 4 हो गया, 4 में से 3 माइनस करो 1, और 4 में 3 ऐड करो तो 7, तो 1/7 आ गया ना, बी आंसर। तो बी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा आराम से करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। देखिए
ऑल रेड किंग। रेड किंग होते हैं दो रेड किंग, दो रेड किंग, दो लाल बादशाह। हिंदी में लिख देता हूं, दो लाल बादशाह, दो लाल बादशाह। ठीक है बच्चों, दो लाल बादशाह। एक तो ये हो गया। अगला आपसे क्या कह रहा है, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड। तो क्वीन ऑफ स्पेड एक होता है, क्वीन ऑफ स्पेड एक होता है, क्वीन ऑफ स्पेड एक होता है। हिंदी में बोलते हैं हुकुम की बेगम, हुकुम की बेगम। तो एक हुकुम की बेगम। ठीक है, एक ये वाला पत्ता। और 5 नंबर का पत्ता और एस, इक्का, डायमंड का और क्लब का, डायमंड का भी और क्लब का, यानी 5 नंबर का पत्ता और इक्का, 5 नंबर का पत्ता और इक्का, डायमंड का, डायमंड का यानी ईंट बोलते हैं, ईंट का, और 5 नंबर और इक्का क्लब का, क्लब होता है चिड़ी, चिड़ी का। ये सारे पत्ते जो हैं वो लॉस्ट हो गए 52 प्लेइंग कार्ड में से। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। दो रेड किंग खो गए, रेड किंग दो होते हैं, दो लाल बादशाह होते हैं, तो दो ये खो गए। एक क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड केवल एक होती है, हुकुम की बेगम केवल एक होती है। 5 नंबर का पत्ता और इक्का डायमंड का, 5 नंबर का इक्का, 5 नंबर का पत्ता और इक्का क्लब का, ये सब खो गए। तो टोटल पत्ते कितने खो गए, पहले ये देख लो। टोटल पत्ते कितने खो गए हमारे पास, दो, एक तो ये खो गए, 3 और 3, 4, 5, 6, 7, टोटल पत्ते 7 हमारे पास खो गए। ठीक है, 7 पत्ते खो गए, 2 पत्ता ये, 1 पत्ता ये, 3, 3 और 2 5 और 5 2 7, 7 पत्ते खो गए। 52 में से 7 कम कर दो तो ये 45 पत्ते आपके पास बच गए। पहले तो यहां तक समझ में आ गया। 45 पत्ते आपके पास हैं, 45 पत्ते आपके पास, बाकी जो पत्ते थे खो गए। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड कार्ड का। कितना बेहतरीन क्वेश्चन मानता हूं मैं इसे। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, पता होगा आपको, जिसमें से 2 तो ये वाले खो गए, 2 तो ये खो गए लाल रंग का, क्वीन ऑफ स्पेड ये तो ब्लैक कलर का होता है। 5 और इक्का डायमंड ये भी लाल रंग का होता है, तो 2 पत्ते ये खो गए। तो 2 पत्ते ये और 2 पत्ते ये दोनों लाल रंग के थे। क्योंकि जो स्पेड होता है ना बेटा, बेगम, हुकुम की जो बेगम, हुकुम काले रंग का होता है, चिड़ी भी काले रंग का होता है, ये दोनों काले रंग के हैं। रेड किंग और 5 नंबर का पत्ता और एस डायमंड का, डायमंड रेड कलर का होता है। तो 2 पत्ते किंग वाले और 2 पत्ते ये वाले, 2 और 2 4 पत्ते खो गए। तो 26 में से 4 पत्ते खो गए, यानी 22 पत्ते बच गए लाल वाले। लाल वाले पत्ते कितने बचे, 22, और टोटल पत्ते आपके पास कितने थे, 45। तो बच्चों ये है आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को जितनी बार करोगे आप उतनी बार मजा आएगा। जरूर पढ़ लेना 2 से 3 बार। आधे को तो क्वेश्चन ही समझ में आएगा क्या है, तो बड़े आराम से पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने भी पढ़ा था ना, मैं भी 2 बार में कंफ्यूज हो गया था कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। फिर जब बहुत आराम से पढ़ा तब समझ में आया कि रेड किंग 2, क्वीन ऑफ स्पेड 1, 5 नंबर का पत्ता और इक्का, एक डायमंड का और क्लब का, ये सारे खो गए। तो सर पत्ते कितने खोए, 2 3 5 10 7, 45 पत्ते बच गए। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछा रेड, तो सर 2 तो रेड ये खो गए, 2 रेड ये खो गए, टोटल 4 रेड खो गए। 26 में 4 कम कर दो 22, रेड कितने बचे 22 और टोटल 45, तो 22/45, 22/45 डी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक आकृति है जिसमें BAC 90 है, BAC ये एंगल 90 का है और AD परपेंडिकुलर BC पर, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। आप जाके चेक करो, ये 6.5 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, जिसमें थ्योरम है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, और ये वाला पूरे का कॉन्ग्रेंट होगा और ये वाला भी पूरे का कॉन्ग्रेंट होगा। चलिए, आपको इतना नहीं समझना तो आप सिंपल बात समझिए कि यहां पर साइड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, साइड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो साइड प्रोपोर्शनल कैसे होगी, एक रखिए, देखिए AD बीच में आ रहा है ना, तो ये दोनों में जरूर आएगा। तो AD एक बार ऊपर बार जरूर आएगा और AD एक बार आपका नीचे जरूर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AD स्क्वायर जरूर आएगा। तो AD स्क्वायर यहां आ रहा है, AD स्क्वायर यहां आ रहा है, तो या तो ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि AD बीच में आ रहा है ना, तो AD 2 बार जरूर आ रहा होगा, इसमें भी इसमें भी। अब देखते हैं कि हम ट्रायंगल लेते हैं। अगर मैं लूं BC और CD, एक बार चेक कर लें, BD और CD,
बी डी और सी डी, बी डी क्या है, ये रहा इस वाले का, और सी डी क्या है, इस वाले का, बिल्कुल सही आ रहा है। बी डी एक ट्रायंगल का और सी डी दूसरे ट्रायंगल का, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी का स्क्वायर और बी डी और सी डी तो आएगा, बी डी और सी डी ही तो आएगा, तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये क्यों नहीं है ये भी बताता हूँ। ए डी स्क्वायर तो ठीक है, ए बी देखिए कहाँ है, ए बी ये रहा, ए बी आपके पास ये रहा इस ट्रायंगल का, और ए सी आपका इस ट्रायंगल का, तो ये 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाले से मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। बाकी अगर आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए आपको 6.5 करना पड़ेगा। अभी आप नोट कर लीजिए, 6.5 का वीडियो देख लेना, अभी रिवीजन कराऊंगा मैं 6.5 का, वहां आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप ये ऑप्शन टिक कर लेना, जो सी ऑप्शन है। नाउ दो इक्वेशन है, निम्न रैखिक समीकरण के युग में है, ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, ये पहला और ये दूसरा। द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैज, ये दो इक्वेशन है और आपको पूछना पता है मेनी सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ये ऑप्शन है। देखिए 1/2 यहाँ है, 1/2 और 1/5, क्या इक्वल है, नहीं है ना, 1 2 1 5, देख रहे हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 1 2 1 5, 1 2 1 5 इक्वल तो नहीं है ना, और जब शुरू के दो इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, आदित्य हल, केस नंबर 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन। 1 2 1 5, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल कहाँ है ये दोनों इक्वल नहीं है ना, 1 2 1 5 इक्वल नहीं है, इसे यूनिक सोल्यूशन आएगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऐसा ही 37 फिर से आ गया क्वेश्चन, देखिए एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, एक्स वाई ये रहा, बी सी के पैरेलल है, ए एक्स और एक्स बी का रेशियो 1:3 है, ये 1 दे रखा है, ये 3 दे रखा है आपको, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 3 है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई की लंबाई बताओ, इस वाले की लंबाई बतानी है, और ये 6 है, ठीक है। तो तरीका वही है जो मैं आपको थोड़ी देर बताया था, 1/3, इसे आप मान लीजिए ये x है, ये आपको निकालना है, ये x है, ये आपको निकालना है, ये x है, और ये अपॉन में 6, बड़ा सिंपल तरीका है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये। मैं फिर बता देता हूं, पीपीटी थ्योरम बोलते हैं बेटा वैसे, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थेस थ्योरम भी बोलते हैं, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 के x से करोगे 3x, 6 1 जा 6, 3 से 6 कैंसिल करो 2, तो x की वैल्यू 2 आ गया, तो 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपके 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। एक 20 मीटर ऊर्ध्वाधर छड़ी के मैदान पर 10 मीटर छाया बनती है। एक 20 मीटर की छड़ी है, 20 मीटर की छड़ी है और 10 मीटर की छाया है, तो बताइए कि ठीक उसी समय एक खंबा 50 मीटर का है, एक उसी समय 50 मीटर का अगर खंबा है तो उसकी छाया कितनी होगी, ये आपसे पूछा है, छाया बताइए। 20 मीटर का खंबा, 10 मीटर छाया, तो 50 मीटर का खंबा कितना छाया, ये आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश में। ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर स्टिक है और वो शेडो बनाता है 10 मीटर का, 10 मीटर का शेडो बनाता है। एट द सेम टाइम टावर जो है वो 50 मीटर का है, टावर 50 मीटर का है, तो बताओ उसका शेडो कितना होगा, शेडो कितना होगा, कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। आइए आप यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान से समझा सकता हूँ इसको। देखिए 20 मीटर का खंबा है, 10 मीटर छाया है, 20 मीटर का खंबा है, 10 मीटर छाया है, वहीं पर एक दूसरा खंबा है जो कि 50 मीटर का है, ये 50 मीटर का खंबा है, तो पूछ रहा है एक्स बताओ, इसकी छाया बताओ। ये खंबा, ये पोल, ये उसका शेडो, ये पोल, ये उसका शेडो, तो 20/50, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे, 20 अपॉन इसके अपॉन में ये आ जाएगा 20/50 और 10/x, 10/x, बीपीटी थ्योरम इसे ही बोलते हैं, 20/50 और 10/x, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं, तो इनके साइड जो है प्रोपोर्शनल हो गए, 20/50, 10/x, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 की x से करेंगे, 2 की x से करेंगे 2x, 10 की 5 से करूंगा 50, 2 से 50 को कैंसिल करिए 25 आ गया ना, x क्या आ गया 25। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस टाइप क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, शायद एक्सरसाइज 6.3 में, आप एक बार चेक कर लेना। तो x की वैल्यू 25 आ गया, x की वैल्यू 25, चेक कीजिए कि x की वैल्यू 25 है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, ए वर्टिकल पोल 20 मीटर का है, शेडो 10 बनाता है, 20 मीटर 10 बनाता है। एट द सेम टाइम टावर जो है वो
50 मीटर का, अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी गलती हो गई, ये शैडो दिया हुआ है 50 मीटर, हमसे ये पूछ रहा है, सॉरी बच्चों, यही गलती होती है पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने के बाद। देख रहे हो आप, तो मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये मेरी गलती है बच्चों। ये नहीं दिया हुआ, वो ये दिया हुआ 50, आपसे ना इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग द व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है। तो देखिए यही नुकसान होता है, इसलिए कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। भगवान जो चाहता है सही होता है, इसलिए कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए मेरी गलती हुई। पता है मैं अच्छा क्या मानता हूं इसमें, मैंने गलती करी है ना, अब आप इस गलती से सबक लोगे और आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे हमेशा, कि हाँ जब टीचर से गलती हो सकती है तो हम भी गलती कर सकते हैं, इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो मैं थैंक गॉड कहूंगा, भगवान का शुक्रिया करूंगा कि हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि मैंने गलती करी, ताकि मेरे बच्चे गलती ना करें। मैं गलती करूं मुझे चल जाएगा, बस मेरे बच्चे गलती ना करें। 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, एक पोल है हमें पता नहीं, और उसका शेडो जो है वो 50 है, तो ये x है। तरीका वही रहेगा, फिर वही 20/x, 20 अपॉन में x और 10/50, 10/50, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की 1 से करोगे x और 5 की 20 से करूंगा तो 100, तो 100 आपका आंसर आ जाएगा, 100 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को सही बच्चों। क्या गलती की थी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा, हम तेज चल लिए, हम बहुत तेज चल लिए, अपने आप को चौड़े होकर क्वेश्चन कर लिया हमने बस इसको 50 मान लिया और ये सॉल्व करने लगे, जबकि हमें पूरा क्वेश्चन में क्या करता कि शैडो 50 है, आपको पोल की हाइट निकालनी है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, बहुत अच्छी बात है, आप मत करना बस एग्जाम में, ठीक है। नाउ असर्शन रीजन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आपको बहुत बार पता होगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए असर्शन रीजन में क्या होता है, ABC, आप समझिए, अगर ये दोनों करेक्ट हो और ये इसके बारे में बात कर रहा हो तो ये भी करेक्ट होता है, तो ऑप्शन ए आता है। अगर ये दोनों सही हो बट ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा तो बी आता है। अगर पहला सही हो दूसरा गलत हो तो ऑप्शन सी आता है, और पहला गलत हो तो ऑप्शन नंबर डी आता है। मैं फिर से आपको शॉर्ट में समझाता हूं, अगर ये दोनों सही है और ये इसके बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर ये दोनों सही हो लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा तो बी, पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, और पहला गलत है तो डी। ये 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन में, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास में बहुत बार प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन की। अब आते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके हिसाब से मैं आंसर पता लग जाएगा। तो आइए बेटा क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 39 और 40 क्या कहता है, पढ़िए। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्या मान लीजिए पी और क्यू है, इन दोनों के गुणनफल का होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, याद है आपको क्वेश्चन भी किया था आपने कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इन दोनों के गुणनफल होता है। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी और क्यू है, तो इनका एलसीएम पी क्यू तो बताया था, अभी कराया भी तो था क्वेश्चन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिनका अभिनष्ट गुणनखंड केवल एक होता है, ये भी ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक हो, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, प्राइम, देखो ये भी प्राइम नंबर है और यहां भी प्राइम नंबर की बात हो रही है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और ये इसके बारे में बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रैखिक समीकरण युग, ये जो है और ये जो है इसका कोई हल नहीं है, चेक कर लेते हैं, इसका और इसका कोई हल नहीं है। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ जो है वो 2 है, अपॉन में 2, यहाँ 3 है, अपॉन में 6, और यहाँ -4 है, और अपॉन में माइनस का 10 आ जाएगा। 3 1 जा, 3 2 जा, माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये दोनों इक्वल है, 1/2 इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो सही बात है, कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन वाला केस है, नो सोल्यूशन पता है ना बच्चों, 1/2, 1/2, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, 4 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, तो ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, तो केस नंबर 3 नो सोल्यूशन। ये बात ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और द वैल्यू ऑफ C1 की वैल्यू -4 है, C1 कौन है, ये वाला C1 देखिए -4 है, सही बात है, A1 B1 C1 जो है -4 है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा ना, दोनों करेक्ट है, ये और ये नो सोल्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। C1 जो है -4 है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, बट ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा ना। यहां देखिए ना, यहां तो बात हो रही है नो सोल्यूशन की, और यहां कुछ और कहानी रच रहा है, तो दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया बच्चों,
ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसके बारे में, ये चीज इसके बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा। जबकि यहां पर ये इसके बारे में बात कर रहा था, यहां पर सॉरी, यहां पर ये इसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए ऑप्शन ए था। यहां पे भी ये दोनों सही है और यहां पे भी ये दोनों सही है। फर्क क्या है, ये लाइन इसके बारे में बात कर रहा था इसलिए ए है, बट ये लाइन इसके बारे में बात नहीं कर रहा इसलिए ऑप्शन बी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पे केस स्टडी। आइए केस स्टडी पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा केस स्टडी है, मजा आने वाला आपको केस स्टडी में। तो पहले मैं आपको पूरा केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए पढ़ते हैं केस स्टडी। पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ये आपके पास एक डायग्राम है और क्वेश्चन है, प्रकाश अपनी कॉलोनी के पार्क में गया और एक बेंच पर बैठ गया। प्रकाश अपनी कॉलोनी के एक पार्क में गया, ये पूरा पार्क है, और जाके एक बेंच पर बैठ गया। पार्क एक वृत्त के आकार का है, जैसे कि आप देख रहे हो एक सर्कुलर शेप है, ये सर्कल की शेप में पूरा पार्क है, ये पूरा पार्क है। पार्क में एक तालाब है जो पार्क के केंद्र को छूता है। ये तालाब है, ये पूरा तालाब है जो सेंटर को टच करता है, ये पूरा तालाब है जो सेंटर को टच करता है। एक रस्सी एस टी को, ये एस टी जो है, ये वाला एस टी, ये एस टी है बच्चों, ये एस टी है, उसको पार्क के परिधि पर बांधा जाता है। पार्क की परिधि पर बांध दिया, इसको रस्सी से बांध दिया, जो तालाब के गहरे हिस्से को उतले भाग से अलग करता है, ताकि जो तालाब का गहरा भाग है वहां कोई जा ना पाए, और ये उतला भाग है, ये वाला भाग जो है उतला भाग है, ताकि कोई जा ना पाए। तालाब पार्क के वृत्तीय किनारे के पास गहरा है, यहाँ पर बहुत गहरा है तालाब। वृत्तीय किनारे मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो तालाब है बहुत गहरा है, ये तालाब है, ये पूरा तालाब है। ये आपको जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये तालाब का पार्ट है, यहाँ गहरा होता जाएगा और लास्ट में बहुत गहरा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है ये आपको रेडियस गिवन है, रेडियस आपको 420 गिवन है। तालाब पार्क के 1/6 भाग में है, पूरे सर्कल का 1/6 पार्ट जो है वो तालाब का है। पार्क का शेष भाग हरी घास से ढका हुआ है, और ये सारा हिस्सा हरे घास से भरा हुआ है। ये सारा हिस्सा जो है वो हरा घास है, ग्रीन ग्रास है, यहाँ पर पूरा हरा ग्रास है, ग्रीन ग्रास है। ठीक है, ये तालाब है, ये पूरा तालाब है, और बाकी ग्रीन ग्रास से भरा हुआ है तालाब। ठीक है बच्चों, मैं इंग्लिश में भी पढ़ कर आपको बता देता हूँ एक बार। प्रकाश वेंट टू अ पार्क, प्रकाश एक पार्क जाता है अपने कॉलोनी के, और एक बेंच पर बैठ जाता है। प्रकाश इस जो पार्क है वो सर्कुलर शेप में है, मैंने आपको दिखा भी दिया। देयर इज द पॉन्ड इन द पार्क, पार्क में एक पॉन्ड है जो टच करता है सेंटर ऑफ द पार्क को। द रोप एस टी इज टाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्क, जो एस टी है ये मैंने आपको बताया था, एस टी, ये एस टी है, इसको बांध दिया, रस्सी इस पे बांध दिया गया, सर्कमफ्रेंस पे बांध दिया गया, रस्सी से इसको बांध दिया गया सर्कमफ्रेंस पर, टू द सेपरेट द शैलो पार्ट ऑफ द डीप पार्ट ऑफ द पॉन्ड, ताकि डीप पार्ट से उसको अलग किया जा सके, कोई गहरे पार्ट में ना जा पाए। पॉन्ड जो है वो डीप है नियर द सर्कुलर एज, सर्कुलर एज के बाद बहुत गहरा है। यहाँ पर जो तालाब है बहुत गहरा है, यहाँ पर कोई जाना नहीं चाहिए, यहाँ पर तालाब जो है वो बहुत गहरा है। तो आप रस्सी को आप ये भी मान सकते हैं कि ये भी रस्सी है, आप ये भी मान के चलिए कि चलो यहाँ पर रस्सी बांध दिया गया होगा ताकि कोई यहाँ पर ना जा पाए। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ रस्सी बांध दिया गया होगा, आप इसे रस्सी मान सकते हो ताकि कोई इस एरिया में ना जा पाए, क्योंकि ये बहुत गहरा है। यहाँ तो चलो कोई चला भी जाए कोई बात नहीं, बट ये हिस्सा बहुत गहरी है, तो ये हमने रस्सी बांध दिया ताकि कोई इस एरिया में ना जा पाए। ऐसा आपने देखा भी होगा कई जगह। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क, रेडियस 420 है, और पॉन्ड जो है वो 1/6 पार्ट है पूरे पार्क का। ये पूरा पार्क है, इसका छठा हिस्सा जो है 1/6 वो तालाब का है। रेस्ट ऑफ द सर्कुलर पार्क, ये जो रेस्ट ऑफ द सर्कुलर पार्क है वो ग्रीन ग्रास से कवर्ड है। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बच्चों बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को आंसर देना है, बहुत सोच समझ के देना है। पहला, पार्क का केंद्रीय कोण, यहां से पार्क का केंद्रीय कोण है ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंटर एंगल ऑफ द पॉन्ड। यहाँ पॉन्ड है और यहाँ पार्क है, तो यहाँ तालाब आएगा। तालाब का कोण पूछ रहा है, तालाब का केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो क्योंकि ये तालाब जो है 1/6 है, अभी आपने पढ़ा 1/6 है, पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है, तालाब 1/6 है तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। बड़ा सिंपल है निकालना, 60 डिग्री समझ में आ गया बच्चों मैंने कैसे निकाला। जो ये तालाब है ये पूरे सर्कल का कितना है, 1/6 है, पूरा सर्कल कितने का होता है 360 का होता है, 6 से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि 1/6 है
तो 60 डिग्री आ गया ना, सिंपल पार्ट। तो 60 डिग्री आपका डी जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड, पार्क का कुल क्षेत्रफल, पार्क का पूछ रहे हैं, और यहाँ देखिए टोटल एरिया ऑफ पॉन्ड। तो थोड़ा इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना ध्यान से, यहाँ पार्क नहीं आएगा, यहाँ भी गलती है, पार्क की जगह तालाब आएगा। तो आपसे तालाब का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जो तालाब है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो तालाब अगर आपने ध्यान से देखा होगा डायग्राम को, ये देखिए ये तालाब है, ठीक है, जो कि एक पूरा सेक्टर के शेप में है। ये पूरा सेक्टर के शेप में है, सेक्टर समझते हो ना आप, त्रिज्या खंड के शेप में है। ये पूरा एक त्रिज्या खंड के शेप में है, ये वाला हिस्सा। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, जैसे तो 1/6 करके भी निकाल सकते हैं और थीटा से भी निकाल सकते हैं। मैं 1/6 से निकाल लेता हूँ, 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि क्या कहा गया था, तालाब जो है वो पूरे पार्क का 1/6 है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बाकी आप θ/360 से करोगे उससे भी आ जाएगा। 1/6 पाई आपका 22/7, रेडियस आपका 420, वो भी 2 बार, तो 2 बार आपके पास रेडियस आ गया। 7 से आप कैंसिल कर दो, 7 6 जा 6 से आप कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4200 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं सिंपल एक काम करता हूँ, 42 की 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 12 9, 92400 ये आना चाहिए, और ये मेरा आ रहा है मीटर स्क्वायर में। बट यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए, किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। तो आप किलोमीटर में बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे 2 बार। 2 बार क्यों करा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 2 बार क्यों करा, क्योंकि स्क्वायर है। तो मैं कहूँगा डिवाइड क्यों करोगे, 924 देखो ना, ये रहा, केवल इसी ऑप्शन में तो है 924, और कोई दिख भी रहा है तो छोड़ो ना, क्यों करोगे डिवाइड, ये ऑप्शन MCQ है ना भाई। भैया पेपर कौन सा है, MCQ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब 924, अब चलो डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कट गया, चलिए जी 4 0 बच गया, तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट। लेकिन मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, 924 ने है ना, 924 ऑप्शन मैच तो कर रहा है, छोड़ो ना, फिर बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत क्या है। घास तथा उतला भाग तालाब के हिस्से को ढकते हैं। जो ग्रास है ना, ग्रास, द ग्रास एंड द शैलो पॉन्ड ऑफ टुगेदर कवर्ड पार्ट ऑफ द पार्क। जो ग्रास है ना वो कौन से शेप का है, ग्रास जो है वो कौन से शेप में है, तो देखिए मैंने आपको अभी आपको डायग्राम दिखाया था, ग्रास इस वाले शेप में है, ये ग्रास है, ये पूरा ग्रास है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ये क्या है, ये दीर्घ, पढ़िए क्या है ये, मेजर, क्या बोलते हैं इसको, मेज। अगर इसको आप हटा दोगे, पॉन्ड को हटा दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा। क्वेश्चन पढ़िए ना दोबारा, क्या कह रहा है आपसे, द ग्रास एंड शेलो पॉन्ड टुगेदर कवर्ड पार्ट ऑफ द पार्क। एक तो ग्रास वाला पार्ट और शेलो पार्ट, शेलो पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो कम गहरा है, ये सारा अगर मिला दोगे तो इस वाले हिस्से को हटा दो ना, तो ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, ये है मेजर सेगमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को, मेजर सेगमेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, आप एक बात बताओ, ये माइनर सेगमेंट नहीं है। शैलो पार्ट मतलब कौन, शैलो पार्ट मतलब ये कम, ये क्या कम गहरा वाला हिस्सा, कह रहा है ग्रास, ग्रास वाला हिस्सा यानी ये सारा हिस्सा, और शैलो पॉन्ड, शैलो पॉन्ड मतलब कम गहरा वाला। तो ये वाला और ये वाला, ये सारा अगर आप मिला दोगे तो केवल इस हिस्से को छोड़ दो ना भाई, ये कौन है, ये है माइनर सेगमेंट। ये क्या है, छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा, माइनर सेगमेंट। तो बाकी इसको छोड़ दोगे तो ये सारा पार्ट जो बचेगा ये क्या बचेगा, तो मेजर सेगमेंट तो बचेगा। तो मेजर सेगमेंट आपका ऑप्शन होगा, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये सर्कुलर पार्क है ना, और ये आपका तालाब है, ठीक है। यहां हमने बांध दी रस्सी, क्योंकि इसके बाद ये हिस्सा गहरा है, और ये है ग्रीन ग्रास। तो आपसे कह रहा है ग्रीन ग्रास, देखो ना, द ग्रास, ग्रास मतलब ये वाला हिस्सा, एंड शैलो पॉन्ड, शैलो पॉन्ड मतलब ये वाला हिस्सा। टुगेदर, अगर इन ग्रास को और पॉन्ड को दोनों को मिला दें तो ये वाला हिस्सा आएगा ना, ये टोटल हिस्सा आएगा ना, ये टोटल हिस्सा है। तो इसको छोड़ दो, केवल इस वाले हिस्से को छोड़ दो, तो ये क्या है, सेगमेंट है। ये सारा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ये मेजर सेगमेंट कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये लघु वृत्तखंड है, छोटा सा हिस्सा,
बाकी सारा जो है वो दीर्घ वृत्तखंड है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्रीन ग्रास पार्ट ऑफ द पार्क, कह रहा है सर्कमफ्रेंस बताओ ग्रीन ग्रास का। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये पूरा पार्क है, ये हमारा तालाब है, और ये हमने रस्सी बांध दी। ग्रीन पार्ट कौन है? ये वाला पार्ट ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है। इसका सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो पहले मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लूँ। तो ये आर्क है, ये चाप है, मेजर आर्क, ये आर्क है, ठीक है। मैं इसका लेंथ निकालूंगा। ये एंगल कितना था? 60 था, तो ये टोटल जो होगा वो 300 होगा, समझ रहे हो। अगर ये 60 है तो बाहर वाला क्या होगा? 300। तो इस वाले पार्ट का लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 360 अपॉन में 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ द आर्क आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। थीटा आपके पास क्या है? 300। थीटा आपके पास 300 है, ये वाला हिस्सा, ये वाला ग्रास वाला, ग्रास तो ये है ना, तो 300 अपॉन में 360, 2 पाई 22 अपॉन 7, रेडियस आपका 420 गिवन था आपको। 0 0 5 से कैंसिल करो तो 5 6 जा, और या 6 से कैंसिल करो, 6 5 जा, सॉरी 6 5 जा और 6 6 जा, 7 से कैंसिल करो तो ये 60 आ जाएगा। 0 से 6 से कैंसिल करो 10 आ गया। तो क्या बचा? 5 2 जा 10 और 22, तो ये 10 0 और ये 0, 2200। ये 2200 आ गया बच्चों। तो 2200 अभी रुको जरा, सब्र करो, सबको मिलेगा। अभी आंसर नहीं आया, ये वाला पार्ट आया, ये केवल ये वाला हिस्सा आया आपके पास 2200। जबकि हमसे पूछा क्या जा रहा है? पार्क के हरे भाग की परिधि, सरकमफ्रेंस बताओ ग्रीन ग्रास का। तो सरकमफ्रेंस में तो ये भी ऐड होगा ना, और ये भी ऐड होगा ना, ये भी तो ग्रीन ग्रास का ही पार्ट है। सरकमफ्रेंस में क्या होता है? बाउंड्री ऐड होती है। तो ये तो आपने निकाल लिया 2200, ये हिस्सा आया 2200। इसमें आप ये भी तो ऐड करोगे और ये भी तो ऐड करोगे बाउंड्री को। ये पूरा पार्ट ग्रीन ग्रास का है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो आ गया 2200। अब ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस कितना था? 420। तो 420 वाला ये पार्ट और 420 वाला ये पार्ट, ये दोनों भी तो प्लस होगा। तो 420 इधर का पार्ट और 420 इधर का पार्ट, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस में। ये देखो, ये आपने निकाला 2200, बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग फॉर यू। बट ये भी तो निकालोगे ना, ये भी तो ग्रीन ग्रास की बाउंड्री है ना। सर्कमफ्रेंस में क्या होता है? सारी बाउंड्री प्लस होती है, ये और ये दोनों भी प्लस होंगे। तो तीनों ऐड करोगे 0, ये 4 आ गया, और 4 और 4 8 10 2 0 और ये 3, तो 3040। समझ आ गया? 2200 कौन? तो ये 420 ये वाला, 420 ये वाला, तो टोटल 3040 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 3040 ए जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है तालाब की कुल लंबाई बताइए। चलिए जी, लेंथ ऑफ द पॉन्ड, मैं आपको तालाब की कुल लंबाई आपको, चलिए तालाब कहाँ है? ये रहा तालाब, ये रहा तालाब। मैं तालाब की लंबाई आपको निकालना सिखाता हूँ। एक बार बताओ, तालाब की लंबाई में ये आ रहा है 420, 420 ये आ गया। तालाब की लंबाई ये भी आ रहा है 420, तो 420 ये हो गया, 420 ये हो गया, बचाइए। और ये क्या है? आर्क। ये क्या है बच्चों? आर्क। इसे बोलते हैं चाप। तो चाप का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये छोटे वाला आर्क है, माइनर आर्क है, छोटा आर्क है, छोटा आर्क, छोटा आर्क मतलब 60, 60 अपॉन में 360, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7, और रेडियस आपका 420 आपके पास था। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल करोगे 6 बार में, 6 से कैंसिल करो 70, 7 से काट दो 10, तो 2 की 22 से करो 44, 0 का 0, 440। ये वाला हिस्सा आ गया 440। क्या मैं आपको दोबारा बताऊं ये तीनों प्लस क्यों हो रहे हैं? आपको पूछ रहा है ये पॉन्ड है, पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर ये हमारा पार्क है, ये हमारे पास तालाब है, ये हमने बांधी रस्सी। तो तालाब, ये भी तालाब का हिस्सा है, बस रस्सी बांधी ताकि कोई गहरे हिस्से में जाकर डूब ना जाए। तो तालाब में क्या है? एक तो ये वाला हिस्सा तालाब का है, ये हिस्सा तालाब का ही तो है, ये तालाब की बाउंड्री है, ये भी तालाब की बाउंड्री है, और ये भी तालाब की बाउंड्री है। तो ये जो आपने निकाला, ये क्या निकाला? 440। अभी आपने निकाला 440, तो 440, तो ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, तीनों बाउंड्री प्लस करोगे ना, एक ये बाउंड्री और एक ये बाउंड्री, तीनों बाउंड्री प्लस करोगे ना, क्योंकि ये पूरा तालाब है, ये पूरा तालाब की बाउंड्री है। तो 0 ऐड कर दो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, और ये 12, तो 1280, 1280 मीटर, 1280 मीटर। और किलोमीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल,
128 को 100 से डिवाइड करो तो 1.28 लीजिए जी, किलोमीटर में 1.28 आएगा। तो चेक कीजिए 1.28, ये रहा 1.28। आई होप आपको केस स्टडी समझ में आ गया बेटा। केस स्टडी मजा आया समझने में, बिल्कुल हर एक पार्ट मैंने आपको बहुत आसान समझा दिया। आप एक बार चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे पार्ट। तो आप वैसे स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है वीडियो को दोबारा थोड़ा पीछे करके देख लेना बाद में। चलिए केस स्टडी सेकंड आते हैं। ये देखिए केस स्टडी सेकंड, ये आपको कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कुछ बने हुए हैं, जिसमें से ये घर बना हुआ है, ये दुकान बनी हुई है, ये बैंक बना हुआ है, ये शायद कुछ ऑफिस है, और ये आपका स्कूल है। ये पॉइंट आपको गिवन है, 5 चीजें आपके पास गिवन है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। एक दिन कार्यालय जाने से पहले सुचित्रा पीटीएम के लिए अपने बेटे के विद्यालय गई। ठीक है, देखिए पहले वो विद्यालय गई, ये घर है, तो घर से पहले विद्यालय गई, ये है घर और ये है विद्यालय। ठीक है, स्कूल गई, पहले स्कूल गई। ठीक है, उसके बाद स्कूल के बाद क्या हुआ, बिल्कुल आराम से, मैंने अलग अलग पेज पर है। उसके बाद अपने कार्यालय में काम करने के चली गई, तो ऑफिस चली गई। उसके बाद वो फिर कार्यालय से जल्दी निकलकर, क्योंकि शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, कार्यालय से निकलने के बाद वो बैंक गई पैसे निकालने। उसके बाद मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए दुकान पर भी गई। सुचित्रा के रास्ते में एक कार्तीय तल में निम्न आकृति दर्शाया गया। कार्तीय तल में सुचित्रा की घर की स्थिति ये रखिए, 0-4 घर है, वैसे घर दिख भी रहा 0-4, देखिए घर दिख भी रहा है 0-4, ये रहा घर, ये घर है ना, ये घर है, इसकी वैल्यू दे रखिए 0-4, ये रहा 0-4, ये घर है। ठीक है, घर का पॉइंट दिया हुआ है 0-4। इंग्लिश में समझा दूं, वैसे हिंदी में आ गया होगा, बट इंग्लिश में आपको फिर से समझा देता हूँ। वन डे वाइल गोइंग हर ऑफिस, सुचित्रा पहले अपने बच्चे के साथ स्कूल जाती हैं पीटीएम अटेंड करने के लिए। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती हैं। वो अर्लियर पहले निकल जाती है गेस्ट के स्वागत के लिए, अपने हाउस में जाना है उसको, तो पहले वो बैंक गई, उसके बाद बैंक से शॉप पे गई, कुछ शॉप परचेज करने के लिए, ग्रॉसरीज शॉप पे गई, और उसके बाद घर गई होंगी। द रूट ऑफ सुचित्रा हैज बीन शोन, कार्टेशियन प्लेन में लोकेशन ऑफ सुचित्रा हाउस आपको दिया हुआ है, हाउस का 0-4। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन को बुला लेता हूँ आपके स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहला, सुचित्रा के घर से सबसे दूर क्या है, द फार्टेस्ट फ्रॉम द सुचित्रा हाउस, सुचित्रा के घर से सबसे दूर क्या है। तो डायग्राम को ध्यान से देखो, सुचित्रा के घर से सबसे दूर क्या है, तो ये रहा घर, बैंक स्कूल ये रहा, बैंक ये रहा, उसके बाद और शॉप ये रहा, बैंक ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट के बाद बैंक आ जाता है। लेकिन देखिए ऑफिस क्या है, ऑफिस देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 यूनिट दूर है, तो ऑफिस सबसे दूर है। ऑफिस जो है वो सबसे दूर है बच्चों, तो ऑफिस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि 12 यूनिट जो है वो मैक्सिमम है। तो हमें 12 पे ऑफिस सबसे दूर है, तो ऑफिस आंसर आएगा। कार्यालय सबसे दूर है सुचित्रा के घर से। सेकेंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्कूल डिवाइड द पाथ ऑफ सुचित्रा फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस। उसका जो हाउस है ना, और उसके जो ऑफिस है, उसको जो उसका स्कूल है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सुचित्रा के घर से घर और कार्यालय के बीच में जो स्कूल है ना, विद्यालय है, वो किस अनुपात में बांट रहा है, ये अनुपात आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। तो चलिए मैं एक पेज ले लेता हूँ आपको सिखाने के लिए, मैं एक पेज ले लेता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक पेज आपके लिए ढूंढ लेता हूँ, कोई खाली पेज। चलिए मैं एक खाली पेज ले आता हूँ आपके लिए, आ जाओ, खाली पेज आ गए ना। अब आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि घर और कार्यालय के बीच में, घर और कार्यालय जो हाउस है और ऑफिस है, इसके बीच में स्कूल है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम डायग्राम पे वापस आते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए घर जो है उसका पॉइंट है 0 और -4, उसके बाद बीच में स्कूल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा स्कूल का पॉइंट है, देखिए -8 और 4, -8 और 4, -8 और 4, ये स्कूल हो गया। उसके बाद ऑफिस
ऑफिस ये रहा, तो ये ऑफिस जो है वो -12, ये रहा -12, दिख रहा होगा आपको, -12 ऑफिस है, -12, ठीक है बच्चों। और दूसरा पॉइंट है आपका 8, -12 और 8, -12 और 8, ये घर है, ये स्कूल है, ये ऑफिस है, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने निकाल लिए। देखिए दोबारा बताता हूँ, घर क्या है 0 -4, 0 -4, उसके बाद आपका स्कूल, स्कूल क्या है -8 और 4, -8 और 4, और ऑफिस क्या है तो -12 और 8, -12 और 8, -12 और 8। तो घर स्कूल ऑफिस, ये घर स्कूल ऑफिस, रेशियो मान लिया K/1। तो आपको रेशियो का फॉर्मूला पता होगा, रेशियो फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। तो रेशियो फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x क्या है तो -8, बीच की वैल्यू, m1 क्या है तो k है, x2 क्या है तो -12 है, m2 क्या है तो 1 है, x1 क्या है तो 0 है, अपॉन में m1 क्या है k, m2 क्या है 1, -8, -12 की k से करो -12 के, 1 की 0 से करोगे 0, छोड़ दो, k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नाउ आप -8 की k से करोगे तो -8 के, -8 की 1 से मल्टीप्लाई करो -8, -12 की 1 से करो माइनस का 12 के, माइनस का 8 के, माइनस का ये प्लस का 12 के, माइनस का 8 प्लस हो जाएगा, 12 के में से 8 के कम कर दो तो 4 के इक्वल टू 8, के इक्वल टू 8 अपॉन में आ गया 4, डिवाइड कर लो तो 2/1, तो रेशियो आ गया 2/1, तो 2/1 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ नहीं करना। ये क्या है, ये घर है, ये स्कूल है और ये ऑफिस है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका ऑफिस है, इसके बीच का रेशियो पूछ रहा है तो सर रेशियो K/1 रख लो ना, फॉर्मूला लगा दो, ये रहा आंसर। इस फॉर्मूले से आप रेशियो निकाल सकते हो, तो रेशियो 2/1 आ गया। तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं कि 2/1 जो था वो हमारा कौन सा ऑप्शन था। तो 2/1 के लिए देखिए 2/1 बी, तो बी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2/1। नाउ दिन भर में सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार कैसा है। द रूट कवर्ड बाय सुचित्रा इन द होल डे इन द शेप ऑफ, कौन सा शेप है। तो चलिए कोऑर्डिनेट को जोड़ के देख लेते हैं, पता लग जाएगा कौन सा शेप है। मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, शेप पता लग जाएगा। देखिए मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। पहले वो स्कूल गई, स्कूल से ऑफिस गई, ये तो सीधी लाइन में है। उसके बाद वो यहाँ से बैंक गई, यहाँ से वो बैंक गई, बैंक के बाद वो शॉप पे गई और शॉप से वापस वो अपने घर गई। तो अगर मैं आप ध्यान से देखो शेप को, तो बच्चों ये ट्रेपीजियम शेप है, देखो ना ध्यान से, ये ट्रेपीजियम शेप है जिसमें 2 लाइन पैरेलल होती है, 2 लाइन नॉन पैरेलल। देखिए पैरेलल, ये रहा इसके पैरेलल, ये दोनों ध्यान से देखो पैरेलल, और ये दोनों नॉन पैरेलल। ये शेप होता है ट्रेपीजियम, इसको ट्रेपीजियम शेप कहते हैं। जब 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड नॉन पैरेलल हो, इसे ट्रेपीजियम समलंब कहते हैं। तो समलंब का शेप बन रहा है, तो आप समलंब पे टिक कर दोगे, ट्रेपीजियम पे टिक कर दोगे। ट्रेपीजियम आप आंसर ढूंढिए, देखिए ऑप्शन नंबर ट्रेपीजियम समलंब, ये रहा ट्रेपीजियम समलंब, तो ट्रेपीजियम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ 49 क्वेश्चन देखिए, घर तथा बैंक के बीच में बीचों बीच एक मंदिर भी है। बैंक, घर और बैंक, घर और बैंक के बीच में एक मंदिर है। मंदिर के निर्देशांक ज्ञात करना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ टेम्पल, टेम्पल निकालना है जो कि मिडिल में है, बिल्कुल बीचों बीच है। किसके, बैंक और हाउस के बीच में, बैंक और हाउस के बीच में। मान लीजिए ये बैंक है और ये हाउस है, इसके बीचों बीच टेम्पल है। तो आई होप जो समझदार बच्चे होंगे समझ में आएंगे। बैंक और हाउस का मिड पॉइंट निकालना आपको, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये बैंक है और ये हाउस है, इसके बीच में टेम्पल है, तो बैंक और हाउस का आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। चलिए बैंक और हाउस ढूंढिए, क्या दिक्कत है। बैंक क्या है, बैंक ये रहा, बैंक के वैल्यू पॉइंट क्या है 4 और 10, 4 और 10, इधर 4 इधर 10, तो बैंक आपको मिल गया, बैंक आपको मिल गया 4 और 10। हाउस आपको दिया हुआ था 0 - 4, हाउस आपको दिया हुआ था 0 - 4, इसके बीच में टेम्पल है। यही तो आपसे बोला जा रहा है कि बैंक और हाउस के बीच में, ये आपका बैंक है, ये आपका हाउस है,
इन दोनों के बीच में टेम्पल है, टेम्पल पूछ रहा है आपसे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दोगे बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 क्या है 4, x2 क्या है 0 अपॉन में 2, तो 4 में 0 ऐड करो, 4 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, एक आंसर 2 आ गया। y1 क्या है 10 और y2 क्या है -4 अपॉन में 2, 10 में से 4 गया 6 अपॉन में 2, ये आपका 3 आ गया। तो 2 और 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जो मिड पॉइंट है वो 2 और 3 आ गया। तो देखिए मिड पॉइंट आपका 2 और 3 आ गया। मिड पॉइंट आपको निकालना टेम्पल के लिए, तो 2 और 3, जो बी पॉइंट होगा 2 और 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप निकाल सकते हो। ये 7.3 है एक्सरसाइज, बट क्यों निकालेंगे, ये सिलेबस में नहीं है आपके। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस में नहीं है, 7.3 ये डिलीटेड है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है आज, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। इसमें पूरा रिसर्च करके मैं आपको बता देता हूँ, वैसे 40 क्वेश्चन करने थे, मैंने आपको पूरे 50 करवा दिए ताकि आपको कुछ छूट ना जाए। बेफिलहाल पूरे क्वेश्चन का रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो उन 5 क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना। बाकी 45 क्वेश्चन तो आप देखते ही ड्रैग कर सकते हो। तो ओवरऑल पेपर आपका आसान आएगा पर थोड़ा टेक्निकल आएगा। आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन के बाद। तब तक आपको नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और बहुत मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से आप नंबर लाइए। ठीक है, नमस्कार सभी को।